ज्ञानव्यापी मस्जिद में है क्या, यह सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है और ताजमहल के 22 कमरों में क्या छिपा है यह अभी से ट्रेंड करने लगा है। कल ताजमहल मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। आज ताजमहल पर एक और बड़ा दावा किया गया है। यह दावा खुद जयपुर के राजघराने ने किया। जयपुर राजघराने के मुताबिक ताजमहल पहले राजा मानसिंह की हवेली हुआ करता था, जिस पर शाहजहां ने जबरन कब्जा किया था। सवाल सिंपल है, ताजमहल शाहजहां ने बनाया या हिंदू राजा ने? ताजमहल के नीचे 22 दरवाजों में जो रहस्य छिपा है वो बाहर आने वाला है। बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। ताजमहल के 22 कमरे खुलेंगे और 400 साल पुराना गहरा राज खुलेगा। ऊपर ताजमहल, नीचे छिपा तेजो महल है। सच क्या है? ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां और बेगम मुमताज की प्रेम कहानी की निशानी है या राजा मानसिंह की खानदानी हवेली जिसको पहले लूटा गया और फिर इतिहास के पन्नों से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया। ताजमहल के दरवाजे क्यों बंद हैं? ताजमहल के यमुना दरवाजे में क्या राज छिपा है? ताजमहल का ये रास्ता कहां जाता है? ताजमहल में अंग्रेजों ने ऐसा क्या देखा जिसके बाद ताजमहल के नीचे मौजूद दरवाजों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया? ताजमहल का सच जानना है, इतिहास को देखना है तो वक्त के पहिए को पीछे ले जाना होगा। ताजमहल से पहले, शाहजहां से पहले, मुमताज के मरने से पहले, राजा मानसिंह के वक्त पर। दावा है आज जिसको ताजमहल कहा जाता है वो कभी राजा मानसिंह का महल हुआ करता था। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 में हुआ। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ। ताजमहल का सत्य राजा मानसिंह से जुड़ा है। राजा मानसिंह प्रथम मुगल बादशाह अकबर के सेनापति थे। उस वक्त बादशाह अकबर आगरा में रहते थे। यहीं से मुगल सल्तनत को संभाला जाता था और आगरा में राजा मानसिंह का भी महल था, जिसका जिक्र उस वक्त आगरा आए विदेशी कारोबारियों ने अपनी डायरी में किया है। उस दौर के डेनमार्क के अधिकारी डीलैट ने लिखा था, आगरा किले के पास मानसिंह का महल है। दावा है मानसिंह का यह महल ही आज ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ताजमहल आगरा में मौजूद है, लेकिन दावा है ताजमहल का सच वहां से 240 किलोमीटर दूर जयपुर में है। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था या फिर राजा मानसिंह से छीना गया था? सवाल कई हैं और इसके सबूत जयपुर राजघराने के पास मौजूद है। दरअसल जो कहानियां आपने ताजमहल के बारे में सुनी हैं, हो सकता है सच उससे बेहद अलग हो। दावा किया जाता है कि जिस वक्त ताजमहल बनाया गया उससे पहले यहाँ पर एक हवेली हुआ करती थी और ये हवेली जयपुर राजघराने की थी। और यह भी कहा जाता है कि शाहजहां ने इस हवेली को लेने के एवज में 4 हवेलियां जयपुर राजघराने को दी थी, जबकि जयपुर राजघराने का कहना है कि उस वक्त यहाँ पर आमेर के शासक यानी कछवाहा वंश के मिर्जा जयसिंह हुआ करते थे और शाहजहां ने बतौर आक्रांता और शासक के तौर पर ये हवेलियां मिर्जा जयसिंह से छीन ली थी। 4 हवेलियों को देने का जो जिक्र कहा गया है, जो लिया गया है, वो फिलहाल झूठी बातें हैं। ऐसी कोई भी हवेली राजघराने को, जयपुर के राजघराने को फिलहाल नहीं दी गई। और अब पूरी बातें सामने आने के बाद जयपुर का राजघराना तमाम उन सबूतों को जुटाने में लग चुका है जिसमें यह साबित होगा कि जिस जमीन पे ताजमहल बना हुआ है उस जगह पर जयपुर राजघराने की हवेली हुआ करती थी। दावा है कि राजा मानसिंह के बाद राजा जयसिंह इस तेजो महल में रहते थे, लेकिन 1632 में शाहजहां ने इस महल पर कब्जा कर लिया और ताजमहल का नाम रख दिया। अगर ऐसा वाकई हुआ तो इसकी जानकारी जयपुर राजघराने को जरूर होगी। उनके पास इसके सबूत या कोई दस्तावेज होंगे। ताजमहल क्या जयपुर राजघराने की धरोहर है? ये जानने के लिए हमारी टीम ने जयपुर राजघराने से संपर्क किया।
अब जिस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर आ रही हैं या जिस तरह की चर्चा हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि राजा जयसिंह या जो जयपुर का रॉयल फैमिली है उनका भी कोई एसोसिएशन ताजमहल के साथ है। तो क्योंकि आप जुड़े हैं, आप ओएसडी हैं उनके, तो ज़रा जानकारी दीजिए कि किस तरह का एसोसिएशन। देखिए, हम बात करते हैं आमेर की। उस समय जयपुर की नींव नहीं पड़ी थी, तो जयपुर और आमेर के जो राज परिवार है वो कच्छावा वंशी हैं और महाराजा मान सिंह जी, राजा मान सिंह जी प्रथम, वो अकबर के प्रमुख सेनापति रहे और उनके पास में वो जगह थी और उसके बाद में मिर्ज़ा राजा जयसिंह जी के पास रही। तो जब शाहजहाँ को जब इस जगह की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने एक्वायर कर ली। जैसे आज गवर्नमेंट को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो एक्वायर कर लेती है, तो वो उस समय पावरफुल थे, शक्तिशाली थे, तो उनको जो जगह पसंद आई उन्होंने वो जगह ले ली। क्या जयपुर में जो संग्रहालय है राज परिवार का, क्या उसमें इस तरह का जिक्र है कि 4 हवेलियां जो हैं वो दी गई, एक हवेली के बदले में शाहजहाँ की तरफ से जो राज परिवार था उसमें? देखिए, अगर कोर्ट को अगर किसी तरह की डॉक्यूमेंट्स की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जयपुर का पोथीखाना बहुत बड़ा है, बहुत से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर है, वहाँ कुछ नक्शे हैं, उनके से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर है। तेजू महालय है, मंदिर है, इस तरह की भी बात है कि वहाँ पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी आकृतियाँ हैं अंदर। देखिए, उसमें आकृतियाँ भी हैं। दूसरी, अगर आप कोई मकबरा देखेंगे तो मकबरे में न तो परिक्रमा होती है और न इतने कमरे होते हैं, वो कोई होटल तो है नहीं, क्योंकि राजा जी का वो महल था। महल में राजा जी मान सिंह जी प्रथम वहाँ रहा करते थे और उनके बाद में सवाई वो मिर्जा राजा जय सिंह जी के पास में वो रहा और उनसे उन्होंने वो एक्वायर किया। तो अब एक्वायर, चूँकि राजा थे, आज की तारीख में तो अपील दलील सब कर सकते हैं, गवर्नमेंट कोई ज़मीन लेती है तो, लेकिन उस समय तो ऐसा कोई व्यवस्था थी नहीं। ताजमहल को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इसको दुनिया का नायाब अजूबा माना जाता है। जब आप ताजमहल के अंदर जाएंगे तो आपको मुमताज महल के बारे में लिखा हुआ ये दिखेगा। लिखा है, ताजमहल को सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के मकबरे के रूप में 1631 से 1653 के बीच किया। मुमताज महल के बारे में और भी बातों का जिक्र है, लेकिन जिस अहम बात को नहीं बताया गया वो है मुमताज की मौत आगरा में नहीं हुई थी। इस जगह को देखिए, सुनसान, खंडहर, जर्जर हालात। अगर आपसे कहें मुगल बादशाह शाहजहां के लिए, मुमताज के लिए यह जगह ताजमहल से ज्यादा अहमियत रखती है तो शायद यकीन नहीं होगा, मगर यह 100% सच है। यह मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है, जहां पर आखिरी बार शाहजहां और मुमताज साथ साथ थे। यहां पर ही आखिरी बार शाहजहां ने मुमताज से बात की और यहीं पर मुमताज की 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मौत हो गई थी। मुमताज महल की मृत्यु आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में हुई थी। साल 1631 में सरदार खान लोधी ने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तब शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल को लेकर बुरहानपुर आए थे। शाहजहां सरदार खान लोधी को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान मुमताज की मौत हो गई। बुरहानपुर में मुमताज को दफनाया गया। शाहजहां बुरहानपुर में ऐतिहासिक इमारत बनाना चाहते थे। जिस जगह मुमताज की लाश रखी गई थी उसकी 4 दीवारी में दिए जलाने के लिए आले बने हैं। मुमताज के मरने के बाद यहां 40 दिन तक दिए जलाए गए। कब्र के पास एक इबादतगाह भी मौजूद है। शाहजहां की इच्छा थी कि ताप्ती नदी के तट पर ही मुमताज की स्मृति में एक भव्य इमारत बने। शाहजहां ने ईरान से शिल्पकारों को जैनाबाद बुलवाया। शिल्पकारों ने ताप्ती नदी का निरीक्षण कर इस जगह पर कोई इमारत बनाने से मना कर दिया। इसके बाद शाहजहां जब वापस आगरा आए तो उन्होंने तेजो महालय को ही मकबरा बनाने का फैसला किया, जैसा जयपुर राजघराने का कहना है। शाहजहां ने राजा मान सिंह की हवेली हड़प ली। दावा किया जाता है हवेली कब्जाने के 6 महीने बाद बुरहानपुर से मुमताज की कब्र को आगरा लाया गया और तेजो महालय में मुमताज की कब्र बनाई गई, जिसके साथ ही राजा मान सिंह की हवेली तेजो महालय का वजूद खत्म कर दिया गया। ताजमहल को बने हुए 400 साल होने वाले हैं,
लेकिन दावा किया जाता है आज भी ताजमहल में 700 से ज्यादा सबूत मौजूद हैं जो बताते हैं कि ताजमहल में शिव मंदिर था। हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां हैं जिनको जानबूझकर छिपाया गया। इतिहासकारों के मुताबिक राजा मानसिंह की हवेली में एक बहुत खूबसूरत शिव मंदिर था जिसकी खूबसूरती देखकर खुद मुगल भी हैरान हुए। इतिहास का ऐसा एक पन्ना है जो बताता है कि ताजमहल मुमताज की मौत से बहुत पहले का है। साल 1652 में औरंगजेब ने अपने पिता बादशाह शाहजहां को खत लिखा था जिसका जिक्र आदाब आलमगीरी यादगार नामा में भी है। इस खत में औरंगजेब ने लिखा था, मुमताज महल का मकबरा बहुत पुराना हो गया है, कई जगहों पर पानी गिरता है, गुंबद में भी दरार आ चुकी है। जबकि अगर ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था तो उसको बने हुए चंद महीने ही हुए थे। ये इतिहासकार और लेखक पीएन ओक हैं जिन्होंने ताजमहल के छिपे रहस्य उजागर करने का दावा किया था। साल 1989 में पीएन ओक ने दावा किया कि ताजमहल शिव मंदिर था और उसके सबूत उनके पास हैं। सबसे पहले इतिहासकार पीएन ओक ने ताजमहल के नीचे 22 कमरों को खुलवाने की मांग उठाई। उन्होंने दावा किया ताजमहल के नीचे शिव मंदिर होने के तमाम सबूत मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि आखिरी बार साल 1934 में अंग्रेजों ने ताजमहल के बंद दरवाजों को खुलवाया था, जिसके बाद आज तक इन कमरों के अंदर कोई नहीं गया। के किनारे से नीचे उतरने के लिए रास्ता है, वहाँ 22 कमरे हैं जो कि 1934 मेरी जानकारी के अनुसार 1934 के बाद से नहीं खुले हैं। उन कमरों में इस बात की संभावना है कि यदि उनको खोला जाए तो कोई नए रहस्य खुलेंगे। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे चिन्ह मिल जाए जिससे लगे कि हाँ ये शिव मंदिर था। जब आप ताजमहल को साइड से देखेंगे तो साफ नजर आएगा ताजमहल के नीचे भी कई मंजिलें हैं। दावा है कि इस जगह पर शिव मूर्ति वैदिक डिजाइन से हिंदू मंदिर होने के सबूत हैं, जिसका सच हर कोई जानना चाहता है। ताजमहल को शिव मंदिर बनाने वाले सबूत के तौर पर और भी चीजें पेश करते हैं। ताजमहल के अंदर एक कुआं भी है, इसकी तस्वीर भी देख लीजिए। शिव मंदिर में अक्सर कुआं, बावड़ी या कुंड बनाए जाते थे, लेकिन मकबरे में कुआं खोदा गया हो इसका उदाहरण नहीं मिलता। कमल के फूल में गणेश की आकृति ये शिव मंदिर में हो सकती है, लेकिन मकबरे में नहीं। और ताजमहल में यह है, शिव मंदिर में नक्काशी करके नाग नागिन के जोड़े बने हुए तो दिखते हैं, लेकिन मकबरे में इनकी कोई जगह नहीं। पर ताजमहल की दीवारों में नाग नागिन भी दिखते हैं। अगर आप ताजमहल में गए होंगे तो ऊंचा शानदार गुंबद अंदर से भी देखा होगा। आप सिर उठाकर ऊपर देखेंगे तो नक्काशी गुंबद में अंदर की तरफ छत पर भी है। आपको सूर्य की आकृति दिखेगी। इस्लाम में चांद की मान्यता है, सूर्य की नहीं। दावा तो यह भी किया जाता है कि ताजमहल का जो हिस्सा बंद है उसकी छत पर बीचों बीच खिला हुआ कमल उकेरा गया है। इसकी तस्वीरें हैं। इसे भी लोग हिंदू मंदिर की निशानी मानते हैं। ताजमहल जितना खूबसूरत है उतना ही ज्यादा रहस्यमय भी बन गया है। मंदिर मस्जिद का एक विवाद कल मथुरा के कोर्ट में भी सुना जाएगा। मथुरा की ईदगाह मस्जिद के सर्वे की मांग को लेकर एक याचिका कोर्ट में दाखिल की गई है। कल मथुरा के सिविल जज की कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। आरोप है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया। इसकी सच्चाई पता लगाने के लिए ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराया जाए। कहा जाता है कि कंस के कारागार में जिस जगह भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उसी जगह पर एक मंदिर बना हुआ था, जिसे मुगल राजा औरंगजेब ने तोड़कर वहां ईदगाह मस्जिद बनवा दी। सर्वे कराने की मांग पर कोर्ट कल क्या फैसला लेता है। काशी के ज्ञानव्यापी मस्जिद के साथ साथ अब मथुरा की ईदगाह मस्जिद पर भी लोगों की निगाहें हैं। पिछले करीब 2 महीने से बार बार 9 मई की चर्चा हो रही थी। अलग अलग तरीके से कहा जा रहा था कि 9 मई को पुतिन कुछ बड़ा करने वाले हैं। आज 9 मई है। यूक्रेन में जंग के बीच रूस ने आज विक्ट्री डे का जश्न मनाया। राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में परेड की सलामी ली। यूक्रेन में जारी जंग की तुलना दूसरे विश्व युद्ध से में नाजियों के खिलाफ रूसी आर्मी की जंग से की। पुतिन जब परेड में शामिल थे तब सभी रूसी सैनिक यूक्रेन पर अटैक कर रहे थे। बस एक बात खतरनाक हुई, पुतिन ने आज न्यूक्लियर मिसाइल की नुमाइश की। पुतिन की इस विक्ट्री परेड में क्या क्या हुआ, देखिए खास रिपोर्ट।
रूस जश्न में डूबा है। पश्चिमी देश धड़कने रोककर मॉस्को की तरफ देख रहे हैं। कीव से लेकर खारकीव तक और ओडिशा से लेकर खेरसौन तक खौफ पसरा हुआ है। एक दूसरे को सलामी देते कमांडर। दूसरे विश्व युद्ध के समय टैंकों की नुमाइश। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन। बख्तरबंद गाड़ियां। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल। लोगों का हुजूम और लड़ाकू विमानों की कलाबाजियां। ये तस्वीरें रूस की राजधानी मॉस्को की हैं। रूस में देशभक्ति का सबसे बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। 9 मई वो दिन है जिस दिन रशिया नाजियों के ऊपर अपनी जीत का जश्न मनाता है। रशिया अपना 77वां विक्ट्री डे मना रहा है। मॉस्को के रेड स्क्वायर में शक्ति प्रदर्शन कर अपना दमखम दिखा रहा है रूस। विक्ट्री डे के दिन पश्चिमी देशों को अपना पावर गेम दिखा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। 11,000 सैनिकों की सलामी। पैंसठ 65,000 लोगों की मौजूदगी में सैन्य परेड। 2400 से भी ज्यादा हथियारों का प्रदर्शन। – 460 से भी अधिक विमानों ने लिया हिस्सा। व्लादिमीर पुतिन दुनिया को बता देना चाहते हैं कि रूस झुकने वाला नहीं है। मॉस्को की ये तस्वीरें बता रही हैं कि नेटो और अमेरिका के बॉयकॉट से रूस डरने वाला नहीं है। अपनी सैन्य ताकत के विशेष प्रदर्शन के जरिए पश्चिमी देशों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। पिछले 2 महीनों में रूस ने यूक्रेन में जो करके दिखाया है वो तो बस एक झांकी है, लेकिन असली पिक्चर अभी बाकी है। सबसे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में सैनिकों के मकबरे पर फूल चढ़ाए, जो नाजी जर्मनी पर सोवियत जीत की 77वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में 1 मिनट का मौन रखा। विक्ट्री डे के मौके पर यह उम्मीद जताई जा रही थी कि यूक्रेन को लेकर रूस थोड़ी नरमी बरतेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुतिन ने तो अपने भाषण की शुरुआत में ही रुख स्पष्ट कर दिया। अपने विजय दिवस भाषण की शुरुआत में ही पुतिन ने इस पूरी जंग को जायज ठहरा दिया। नाजी सैनिकों के खिलाफ लाल सेना की लड़ाई और यूक्रेन में रूसी सेना की कार्रवाई के बीच समानताएं बताई। पुतिन ने यूक्रेन में रशिया के सैन्य अभियान को सही समय पर उठाया गया एक जरूरी कदम बताया। Таким образом, планомерно создавалось абсолютно неприемлемое. हमारे लिए एक बिल्कुल अस्वीकार्य खतरा मुंह बाय खड़ा था। हर चीज ने संकेत दिया कि इन नए नाजियों, जिन पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और उसके युवा सहयोगियों ने दांव लगाया, अनिवार्य था। मैं दोहराता हूँ, हमने देखा सैन्य बुनियादी ढांचे को कैसे विकसित किया जा रहा था। सैकड़ों विदेशी सलाहकारों ने कैसे काम करना शुरू किया। नाटो देशों से सबसे आधुनिक हथियारों की नियमित डिलीवरी हुई। खतरा हर दिन बढ़ता गया। रूस ने पहले से ही एक आक्रामकता को खारिज कर दिया। यह एक सही समय पर लिया गया सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था। मैं अब हमारे सशस्त्र बलों और डोनबास के मिलिशिया को संबोधित कर रहा हूं। आप अपनी मातृभूमि के लिए, उसके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, ताकि कोई भी द्वितीय विश्व युद्ध के सबक को ना भूले, ताकि दुनिया में जल्लादों और नाजियों के लिए कोई जगह ना हो। हम ओडेसा में शहीदों की याद में अपना सिर झुकाते हैं, जिन्हें मई 2014 में ट्रेड यूनियनों के सदन में जिंदा जला दिया गया था। हम अपने साथियों के सामने अपना सिर झुकाते हैं
जो रूस के लिए लड़ाई में शहीद हो गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।